भाई साहब, मेरा नाम देवीलाल है, मैं सचिन का पिता हूँ। क्या हो गया मेरे बेटे को? अंकल, मेरा नाम गौरव है। क्या गौरव? बेटा तुमने ही मेरे घर पे सूचना दी थी? जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा है मेरा बेटा? आइए, प्लीज आइए। चलो चलो बेटा। मेरा बच्चा, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरे बच्चे को? डॉक्टर साहब, मैं इसका पिता हूँ। क्या हो गया इसे? ये बीमार कैसे हो गया डॉक्टर साहब? देखिए, इसकी हालत बहुत खराब है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर जहर इसके जिसमें फैल चुका है। जहर? इसे फूड पॉइजन हो गया क्या? डॉक्टर साहब बचा लीजिए मेरे बच्चे को। मेरा बेटा खाने पीने के मामले में बहुत ही लापरवाह है। जरूर उसने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। हाँ, अब 12 बजे साहब। हाँ? डॉक्टर साहब देखिए, आपके बेटे को फूड पॉइजन नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ डॉक्टर साहब? जी, वो ड्रग्स का आदी हो गया है। ड्रग्स? क्या ड्रग्स का आदी हो गया है? अरे तुम चुप हो जी। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ड्रग्स लेने लगा है? वो कॉलेज में पढ़ने आता है, ड्रग्स लेने आता है, और फिर कॉलेज में ड्रग्स देता कौन है? ये बात तो मैं नहीं जानता, ये कॉलेज के लोग ही बता सकते हैं। देखिए अंकल, मैं उसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी प्रिंसिपल साहब से बात हुई। उनका कहना है कि कॉलेज हॉस्टल में जो लड़के रहते हैं उनकी जिम्मेदारी उनके माँ बाप की होती है, और माँ बाप जरूरत से ज्यादा पैसा क्यों भेजते हैं उनको। ये कोई बात हुई? अरे हमारा बेटा हॉस्टल में रहता है, वो उसको हम पैसे नहीं भेजेंगे तो खाएगा पिएगा क्या? नहीं, पैसा नहीं भेजने के लिए नहीं, ज्यादा पैसा नहीं भेजने के लिए मना करते हैं। बेटे हम जिम्मेदार लोग हैं, हमने बड़े लाड प्यार से अपने बेटे को पाला है। हम तो उसके कपड़े भी सुगंधदार साबुन से धुलवाते हैं। अरे वो सोने का निवाला खाता है बेटा। अंकल, आप करते क्या हैं? मैंने कहा ना, मैं जमींदार हूं। मैंने 3 बार पंचायत का और 4 बार जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा है। अच्छा, इसीलिए आपको अपने बच्चों की देखभाल के लिए टाइम नहीं मिलता। अरे माँ बाप बच्चे को हॉस्टल में रखते हैं तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी कॉलेज वालों की है ना। अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है तो कॉलेज वालों को रोकना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर ये गफलत कॉलेज वालों की तरफ से है तो माँ बाप को इसकी शिकायत जरूर करनी चाहिए। अरे बेटे, शिकायत करने का वक्त किसके पास है? 24 घंटे दौरे पर रहता हूं। जैसे बच्चे की बीमारी की खबर मिली है, सारा कामकाज छोड़कर आया हूं। चलो सबसे पहले प्रिंसिपल से शिकायत करते हैं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है ना। बिल्कुल, प्रिंसिपल से शिकायत करना चाहिए। अंकल, भगवान ना करे सचिन को कभी कुछ हो गया। अरे अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौन करता है ड्रग्स का धंधा, कौन लाके देता है ड्रग्स, सबको खत्म कर दूंगा मैं। अंकल, कॉलेज कॉम्प्लेक्स में तो ड्रग्स खुलेआम बिकता है। एक ग्रुप है लड़कों का जो ड्रग्स दे दे के नौजवान की नस्ल खराब करने पे तुले हुए हैं। बेटा अब तुम फिक्र मत करो, अब हम आ गए हैं। हम तबाह कर देंगे नशे के धंधा करने वालों को। चलो सबसे पहले प्रिंसिपल से मिलते हैं, फिर आ जाओ। देखिए देवीलाल जी, बात ऐसी नहीं है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये हम अपने कॉलेज में हर स्टूडेंट का पूरी तरह ध्यान रखते हैं। ये ध्यान रख रहे हैं आप? हमारा बेटा नशा कर करके बीमार हो गया है, अस्पताल में वो बेहोश पड़ा है। डॉक्टर कहते हैं उसकी हालत बहुत खराब है, और उसकी ये हालत एक दिन में तो खराब नहीं हुई होगी। अगर कॉलेज में नशा करने लगे बच्चे तो आपका क्या फर्ज बनता है? देवीलाल जी, हम अपना फर्ज ही पूरा कर रहे हैं। हाँ, फर्ज पूरा कर रहे हैं आप। खुलेआम नशे का जहर बिक रहा है कॉलेज में, और आप अपनी आंखें बंद के वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देखिए प्रिंसिपल साहब, अगर हमारे बेटे को कुछ हो गया ना तो हम आपकी कुर्सी हिलाकर रख देंगे। भगवान की सौगंध, किसी को नहीं छोड़ेंगे, पूरे कॉलेज को आग लगा देंगे। देखिए आप प्लीज जरा शांत हो जाइए आप, प्लीज। हम कोई मामूली आदमी नहीं है। स्टेट से लेकर दिल्ली तक शोर मचा देंगे हम आपसे पूछते हैं, उन लड़कों का नाम बताइए जो कॉलेज में ड्रग का धंधा करते हैं। देवीलाल जी, मैं किसी का नाम नहीं जानता। अच्छा, आप किसी का नाम नहीं जानते? सारा कॉलेज जानता है कि कुछ अमीरों के बेटे कॉलेज में ड्रग का धंधा करते हैं, और आप किसी का नाम नहीं जानते। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं जानता। ठीक है, आपको नहीं मालूम, इस बच्चे को मालूम है। इस बच्चे को मालूम है उसका नाम। बता बेटे, बता उसका नाम क्या है? अच्छा, तुम जानते हो उसका नाम? बेटा गौरव, तुम जानते हो? जरा बताओ उसका नाम क्या है, बताओ बेटा। सर, उसका नाम राकेश ग्रोवर है। क्या? राकेश ग्रोवर? हाँ, राकेश ग्रोवर, यही नाम ले रहा है ये बच्चा। फौरन बुलाइए उसे और तुरंत पुलिस के हवाले कीजिए। देखो गौरव, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो?
ड्रग्स के कारोबार करने वालों में राकेश ग्रोवर का नाम ले रहे हो। जी हाँ सर, ये बात सिर्फ मैं नहीं, पूरा कॉलेज जानता है। लेकिन मैंने आज तक कॉलेज के किसी स्टूडेंट की जबान से राकेश ग्रोवर का नाम नहीं सुना। मगर मैंने अपनी आंखों से देखा है, और सर मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। देखो गौरव, तुम एक बहुत बड़ा और खतरनाक इल्जाम लगा रहे हो किसी पर, और ये इल्जाम तुम्हें साबित करना पड़ेगा। अगर ये इल्जाम तुम साबित नहीं कर पाए तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ये किसी स्टूडेंट की जिंदगी और मौत का सवाल है गौरव। सर मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ने आया हूँ, डिग्री हासिल करने आया हूँ। मेरे लिए ये कॉलेज विद्या का मंदिर है, और अगर इस मंदिर में मैं कोई बुराई देखूं तो उसे हटाना मेरा फर्ज है। लेकिन गौरव, तुम्हारे इस इल्जाम से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सर वहाँ एक लड़का अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है, आपने उसके बारे में तो नहीं पूछा। आपने ये नहीं पूछा कि उसे जहर किसने दिया है, और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, जबकि इस बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। देखो गौरव, इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूं तुम पर, तुम इल्जाम लगा रहे हो किसी पर। सर मैं सिर्फ सच कहूंगा, और इस सच के बीच में अगर कोई बाधाएं आएंगी, कोई रुकावटें आएंगी, तो मैं उसे जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। सुन लिया प्रिंसिपल, सुन लिया ना? अब तू अपनी कुर्सी की फिक्र कर। मुझे तो लगता है इन लड़कों के ड्रग्स के धंधे के पीछे तेरा हाथ है, तेरा। मेरा नाम देवीलाल है। मां देवी की सौगंध, अपने सचिन को जहर पिलाकर मारने वाले को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा, सड़क पे जहर खिला खिला के। समझा क्या? चलो चलो यहां से। Designer of the Year Award. गुड मॉर्निंग विनोद साहेब। Oh, morning, Suresh ji. Please come in. सर, Morning, Sabha ji. गुड मॉर्निंग सर। ये क्या है? सर ये आपके लिए मिस सबा ने कुछ नए डिजाइन बनाए हैं, प्लीज। Oh, great. Oh, Sabha, they are great. They are very good. सर ये जो डिजाइन इन्होंने बनाए हैं मिस सबा ने, अपनी मिसाल आप हैं। लाजवाब है, बल्कि जवाब ही नहीं है। अति सुंदर। सुरेश जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड सर, मेरे कुछ क्लाइंट बाहर बैठे हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं। Oh, प्लीज जाके आप अटेंड कीजिए उन्हें। थैंक यू। सबा जी, तुम्हें इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, और इन कुछ ही दिनों में तुमने हमारा दिल जीत लिया है। जी समझ जी, मेरा मतलब काम से है। अगर इंसान मेहनत और लगन से काम करता है तो कोई वजह नहीं है कि उसे कामयाबी हासिल ना हो। सर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। ग्रेट। सबा, जैसे कि तुम जानती हो, डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड काफी करीब आ रहा है, और ये अवार्ड मुझे किसी भी सूरत में हासिल करना है, और ये अवार्ड सिर्फ तुम्हारी मदद से ही हासिल कर सकता हूँ मैं। ये क्या कह रहे हैं आप सर? भला मैं किस लायक हूँ कि आपकी कोई मदद कर सकूं? सबा, तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती हो? तुम इस कंपनी की सिर्फ डिजाइनर नहीं हो सबा, बल्कि इस कंपनी का एक हिस्सा बन चुकी हो। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा सबा कि तुम्हें हर वो फैसिलिटीज दी जाए जिसकी तुम्हें जरूरत है। मसलन अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करते करते देर भी हो जाए ना, तो तुम्हें घर पहुंचाने का इंतजाम, तुम्हारा ओवर टाइम, तुम्हारी इंक्रीमेंट्स वगैरह वगैरह। लेकिन सर, आपने अभी तो मेरी 2000 रुपये महीना तनख्वाह बढ़ाई है। सबा, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो तरक्की की कई और मंजिलें हासिल करनी है। तरक्की की कई और मंजिलें? सर, ये तो मैं आपकी मेहरबानियों के बगैर तय नहीं कर सकती। सबा, ये मेहरबानियां थोड़ी ही हैं। मैं तुम्हें तुम्हारा हक दे रहा हूँ, बस तुम अपना साथ देती रहना। सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। ग्रेट सबा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा, तो मैं चलूँ सर? ओके। थैंक यू सर।
सबा, ये मनाली है मेरी सेक्रेटरी, और मनाली ये है सबा, इस कंपनी की नई डिजाइनर। हेलो। ओके। चलिए। काफी खूबसूरत है आपकी न्यू डिजाइनर। मनाली काफी मेहनती और ईमानदार लड़की है बेचारी, करीब है। अब नहीं रहेगी। आपकी नजरे इनायत जो पड़ गई है उस करीब पर। वैसे विनोद साहब, आज आप काफी जल्दी आ गए ना ऑफिस में। वेल, तुम तो जानती हो मनाली की डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड काफी करीब आ रहा है। और आपको वो अवार्ड जीतना भी है। वेल, कोशिश तो यही की जा रही है। और इसमें सबा जी आपकी काफी मदद कर रही है। सबा नहीं, तुम मेरी मदद करोगी इस अवार्ड को जीतने में। मैं? हाँ, तुम। विनोद जी, ना ही मैं कोई डिजाइनर हूं और ना कोई मॉडल। मनाली, इन लोगों का साथ तो सिर्फ अवार्ड फंक्शन तक है, तुम्हारा साथ बहुत आगे तक है। आगे तक? मतलब तो तुम बताओगी मुझे? विनोद जी, मैं भी चाहती हूँ कि आपका और मेरा साथ उम्र भर रहे। मनाली, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम लिख दी है। सच विनोद? कोई शक है? नहीं, कोई शक तो नहीं, लेकिन डर लगा रहता है। किस बात का डर? मोहब्बत की राहों में अनेक तूफान है विनोद। और मोहब्बत करने वाले इस तूफान से गुजर भी जाते हैं। आई लव यू विनोद। आई लव यू टू। सबा बेटी, दफ्तर में बहुत काम करना पड़ता होगा ना तुझे? अम्मी, काम तो काम ही होता है, बहुत क्या और थोड़ा क्या। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारी सुन ली। इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा काम, सभी तारीफ करते हैं मेरी। और जब कोई बड़ा आदमी मेरे सामने मेरी तारीफ करता है तो मुझे बहुत शर्म आती है। सिर्फ तारीफ ही नहीं बेटा, नौकरी लगते ही उन्होंने तेरी तनख्वाह भी 2000 रुपए बढ़ा दी। हाँ अम्मी, वो बड़ा ख्याल करते हैं मेरा, बड़ी इज्जत करते हैं मेरी। देखना बेटा, कौन है? हाँ अम्मी। अरे डॉक्टर साहब, आप? मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा सैफ को देखता जाऊँ। आपने क्यों तकलीफ की, मैं ही आ जाती। अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चला जाता हूँ। कौन है बेटी? जी डॉक्टर साहब आए हैं। तो उन्हें बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? अंदर लेके आओ ना। आइए डॉक्टर साहब। अम्मी, ये डॉक्टर साहब हैं, सैफ को देखने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं यहाँ से जा रहा था तो सोचा सैफ की चोट देखता जाऊँ। सैफ दिखाई नहीं देता? वो बाहर खेलने गया है। इसका मतलब उसकी चोट ठीक हो गई। हाँ। आप चाय लेंगे? जी शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीता। तो मैं ठंडा लेकर आती हूँ। जी ऐसी कोई बात नहीं। अरे कोई मेहमान आया है क्या? तू यहाँ कैसे आया? कैसे आया तू यहाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? चुप रह तू, चुप रह तू। ये डॉक्टर साहब हैं। जानता हूं अच्छी तरह से। बहुत देखे हैं ऐसे डॉक्टर जो साथ में पेटी लेके घूमते फिरते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर आए मेहमानों के साथ इस तरह से सलूक किया जाता है? और इसने क्या सलूक किया मेरे साथ? ये वही कमीना डॉक्टर है जिसकी गवाही ने मुझे फंसाया है। मैंने भी इसे डॉक्टर से मरीज नहीं बनाया तो मेरा नाम रशीद जफरन है। अभी साले के हाथ पैर काट डालता हूं मैं। अरे डॉक्टर साहब, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। अब्बा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। सवा तू बीच में मत बोल। बाप देखे ऐसे शरीफ
जो शराफत के नाम पे पुलिस के चमचे बने हुए हैं। ये वही डॉक्टर है जिसकी गाड़ी से सैफ को चोट लगी थी, इसीलिए सैफ को देखने आए थे। अच्छा, तो ये वही डॉक्टर है जिसने मेरे बच्चे को जख्मी किया। तो पहले क्यों नहीं बताया तुमने? क्यों नहीं बताया पहले? तो क्या कर लेते तुम? जान से मार देते उसे? जान से नहीं मारता, लेकिन उसे इस घर से ही नहीं जाने देता। अपने बच्चे को जख्मी करने का हर्जाना वसूल करता उसे। कितनी बेदर्दी से उसने खून बहाया है मेरे बच्चे को, और तुम लोगों ने उसे यूं ही जाने दिया। कोई बात नहीं, मैं उसे उसके दवाखाने से पकड़ूंगा। बता तो, कहाँ उसका दवाखाना? मुझे नहीं पता अब्बा। तुझे नहीं पता? ठीक, मैं पता कर लूंगा। क्या नाम था उसका? हाँ, जफर, डॉक्टर जफर। अगला पिछला सारा हिसाब किताब। नहीं अब्बा, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा ऐसा? उसने मेरे साथ इतना कुछ किया और तू कहती मैं कुछ नहीं करूंगा? हाँ अब्बा, तुम कुछ नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम अब्बा। सबा, तूने अपनी कसम देकर मेरे हाथ बांध दिए। खैर कोई बात नहीं, आज तो साला बच गया, कल उसे नहीं छोड़ूंगा। बानो, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए। कमा के लाए हो तुम, पैसे मांगते शर्म नहीं आती तुम्हें? और तुझे शर्म नहीं आती अपने शौहर से ऐसी बातें करते हुए? ये लो अब्बा। ठीक है, मैं चलता हूं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। चाय। थैंक्स मॉम। कहो माँ, क्या काम है? तुझे कैसे पता चला कि मुझे तुझसे कुछ काम है? माँ, आपको पता है मैं चाय में चीनी नहीं पीता हूँ, और आपने शक्कर डाल दी, इसका मतलब है आपको मुझसे कोई काम है। तुझे प्रगति के घर का पता मालूम है? माँ, सब खैरियत तो है, आप उसके घर का पता क्यों पूछ रही है? मैं उसके घर वालों से मिलना चाहती हूँ। घर वालों से मिलना चाहती हैं? लेकिन ऐसी क्या खास जरूरत आन पड़ी है माँ? बेटे, हम हिंदुस्तानी लोग हैं और ये हमारी परंपरा है कि ऐसे हालात में उसके घर वालों से मिलना जरूरी हो जाता है, उसकी शिकायत करने के लिए। उसकी शिकायत करने के लिए? लेकिन माँ, उसने आखिर किया क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसने किया क्या है। जो काम मैं मुद्दतों में नहीं कर पाई, उसने एक मुलाकात में कर दिखाया। मेरा बेटा सोते जागते उठते बैठते उसी के सपने देखने लगा है। मैं उसके घर वालों से पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी बेटी को ऐसी क्या तालीम दी है कि एक ही मुलाकात में उसने मेरे बेटे को दीवाना बना दिया। माँ, तुम सचमुच उनके घर वालों से ऐसा पूछोगी? हाँ, मैं तो उनसे ये भी कहूंगी कि हो सके तो अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए पहले हमारे यहाँ भेज दे। हर समय सामने रहने पे मेरे बेटे का पागलपन कुछ तो कम होगा। तुझे कैसे पता चला कि मुझे तुझसे कुछ काम है? माँ, आपको पता है मैं चाय में चीनी नहीं पीता हूँ, और आपने शक्कर डाल दी, इसका मतलब है आपको मुझसे कोई काम है। तुझे प्रगति के घर का पता मालूम है? माँ, सब खैरियत तो है, आप उसके घर का पता क्यों पूछ रही है? मैं उसके घर वालों से मिलना चाहती हूँ। घर वालों से मिलना चाहती हैं? लेकिन ऐसी क्या खास जरूरत आन पड़ी है माँ? बेटे, हम हिंदुस्तानी लोग हैं
और ये हमारी परंपरा है कि ऐसे हालात में उसके घर वालों से मिलना जरूरी हो जाता है उसकी शिकायत करने के लिए। उसकी शिकायत करने के लिए? लेकिन माँ उसने आखिर किया क्या है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि उसने किया क्या है। जो काम मैं मुद्दतों में नहीं कर पाई उसने एक मुलाकात में कर दिखाया। मेरा बेटा सोते जागते उठते बैठते उसी के सपने देखने लगा है। मैं उसके घर वालों से पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी बेटी को ऐसी क्या तालीम दी है कि एक ही मुलाकात में उसने मेरे बेटे को दीवाना बना दिया। माँ तुम सचमुच उनके घर वालों से ऐसा पूछोगी? हाँ, मैं तो उनसे ये भी कहूंगी कि हो सके तो अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए पहले हमारे यहाँ भेज दें। हर समय सामने रहने पे मेरे बेटे का पागलपन कुछ तो कम होगा। माँ, मेरी अच्छी माँ, मैंने सुना है कि माँ बड़ी सीधी सादी होती है, बड़ी भोली भाली होती है। उनके बेटे बाहर क्या करते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। होती होंगी ऐसी माँ, पर मैं तो वो माँ हूँ जो अपने बेटे के पल पल की खबर रखती है। वो क्या कर रहा है, क्या सोचता है, क्या चाहता है, सब जानती हूँ मैं। लेकिन माँ, मैं तो उसके घर का पता भी नहीं जानता। हाँ, मैं उसे उसके ऑफिस में जाकर जरूर मिला हूँ। तो मैं भी उसके ऑफिस में मिल लेती हूँ। लेकिन माँ, तुम तो उसके घर वालों से मिलना चाहती थी। भाई, उनसे मिलने से पहले उसे भी तो देख लूं एक नजर। माँ, ऑफिस में थोड़ी बिजी रहती है। हाँ, तूने बताया तो था कि आजकल वो डिजाइनर अवार्ड में बिजी है। लो, बातों बातों में मैं खुद भूल गया। दरअसल मुझे भी वो जगह देखने जाना है जहाँ पर ये फंक्शन होने वाला है। माँ, मैं चेंज करके जरा भी आता हूँ। पगला कहीं का। सचमुच काफी मीठी है। डॉक्टर साहब। सभा जी, आप प्लीज बैठिए। क्या बात है सभा जी? डॉक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे अब्बा ने जो सुलूक आपके साथ किया उसके लिए मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, सिर्फ आपसे माफी मांग सकती हूँ। नहीं सभा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। और सच कहूं तो मुझे भी किसी बात की शर्मिंदगी नहीं है। एक शख्स को मैंने चोरी करते हुए देखा और मैंने उसकी शिनाख्त की। मैंने एक जिम्मेदार शहरी होने का फर्ज निभाया। हाँ, उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि वो तुम्हारे वालिद हैं। सच कहूं तो अगर मैं जानता तो भी मैं उनकी शिनाख्त जरूर करता। हाँ, मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि अब मैं सैफ की मरहम पट्टी नहीं कर पाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब, अगर सैफ को पट्टी की जरूरत है तो वो सिर्फ आपके हाथों से ही बंधेगी। नहीं सबा, मैं जान चुका हूं कि तुम्हारे वालिद किस किस्म के आदमी हैं। उन्हें जब पता चलेगा कि तुम यहाँ आई हो, शायद ये बात वो बर्दाश्त ना कर सकें और कोई ना कोई नया तमाशा बना देंगे। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी तरह का आपके घर में कोई भी टेंशन हो। डॉक्टर साहब, आप तो देख ही चुके हैं मेरे अब्बा कैसे हैं, और आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि वो क्या करते हैं। आपको एक बात बता दूं, वो शराब भी पीते हैं। आज भी शराब पीकर आएंगे और फिर एक नया बखेड़ा खड़ा कर देंगे। हम सब लोगों को परेशान कर देंगे, खास तो मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा। और हो सकता है कि वो आपके क्लिनिक में भी आए। तब आप हरगिज़ मत सोचिएगा कि वो मेरे वालिद हैं। आपको जो सलूक करना होगा उनके साथ, हम लोगों को गवारा होगा। सबा, ये तो मैं जान ही चुका हूं कि तुम्हारे वालिद किस किस्म के आदमी हैं, लेकिन क्या उनका कोई इलाज नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे वालिद बुराइयों का घर बन चुके हैं। सब कुछ करने के बाद वो अपने घर वाले, बीवी और बच्चे सबको टॉर्चर करते हैं, और ये सब हमें सहन करना पड़ता है। लगता है ये हमारा मुकद्दर बन चुका है। मुझे उम्मीद है डॉक्टर साहब, आपने मुझे माफ कर दिया होगा
सबा, तो क्या मैं ये समझ लूं कि हमारी आखिरी मुलाकात है? अब मैं कौन सा मुंह लेकर आऊंगी डॉक्टर साहब आपके पास? सबा, इंसान की अच्छाइयां और बुराइयां उसके साथ ही चलती हैं। तुम्हारे वालिद ने जो कुछ किया या जो कुछ वो करेंगे, उसके तुम बिल्कुल ही जिम्मेदार नहीं हो। शायद आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, मेरे अब्बा की इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, यहाँ तक हमारे पड़ोसियों ने हमसे नाता तोड़ लिया है। हम लोग बिल्कुल अकेले रह गए हैं। लेकिन मैं तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ूंगा सबा। हाँ, अगर तुम यहाँ नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे घर आ जाया करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत करिएगा। मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरे अब्बा कोई ऐसा वैसा सलूक करें। मैं खुद ही आ जाऊंगी आपके पास। वादा करती हो? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। नर्स, वो बहुत खूबसूरत है ना वो? हाँ नर्स, बहुत खूबसूरत है। महादेवी प्रगति की सेवा में सेवक राजेश कुमार का प्रणाम। आओ राजेश, आओ बैठो ना। देखा कि तुम कुछ सोच रही थी, किसी गहरी चिंता में डूबी हुई थी। अपने बारे में नहीं, किसी और के बारे में सोच रही थी। तो बताओ, मैं किसके बारे में सोच रही थी? मैं जानता तो हूँ, बता दूं? बता दो। तुम है ना, मेरे बारे में नहीं सोच रही थी। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हें जानता था। तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही थी, अपने बारे में नहीं सोच रही थी। एक बात पूछूं? प्रॉब्लम्स तुम्हारे पास आती हैं या तुम खुद चलकर प्रॉब्लम्स के पास आती हो? पता नहीं कौन किसके पास जाता है, लेकिन मैं हमेशा प्रॉब्लम से घिरी रहती हूँ। क्या अब कोई नई प्रॉब्लम आ खड़ी हुई? हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम। खूबसूरत प्रॉब्लम? सबा नाम है उसका। सबा, नाम तो अच्छा है। सबा, इस प्रॉब्लम की उम्र क्या है? वो एक बड़ी खतरनाक उम्र में है। और खतरा क्या है? खतरे का नाम विनोद ठाकुर है। ओह, ये तो नया प्रॉब्लम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रॉब्लम, मेरा मतलब है सबा कौन है और तुम्हारा इससे कांटेक्ट कैसे हुआ? कॉफी। आओ फरीदा। फरीदा जी, आदाब। आदाब राजेश बाबू। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। राजेश, वो फरीदा के भाई की बेटी है। किसके बारे में बात हो रही है? सबा के बारे में। राजेश, वो विनोद ठाकुर के साथ काम करती है और उसे वहां ले जाने वाली नम्रता थी। फिर तो हमें पुलिस को इत्तला करनी चाहिए, नम्रता को अरेस्ट करवाना चाहिए। राजेश, ये सब इतना आसान नहीं है। फरीदा जी, वो तो आपके भाई की बेटी है ना, आप उससे बात क्यों नहीं करती? राजेश बाबू, रिश्ते नातों की इज्जत अल्लाह ने मुझसे छीन ली। अब तो मेरे नसीब में जिल्लती है। मुझे माफ कर दीजिए।
मैं ये सब जानता नहीं था। फरीदा, अब तू जा और मुझ पर भरोसा रख। इज्जत और जिल्लत भगवान के हाथों में है। अगर आज वो जिल्लत दे रहा है तो कल वो इज्जत जरूर देगा। प्रगति जी, खिलौनों को खेलने के सिवा और है ही क्या? बाकी सब तो उसके हाथ में है। चाहे तो हंसाए, चाहे तो रुलाए। मैंने यहाँ आकर यहाँ का वातावरण गंभीर बना दिया। ये सब चलता रहता है। अच्छा, तुम्हारे वो डिजाइनर अवार्ड की तैयारियां कैसे चल रही हैं? तैयारी जबरदस्त चल रही है, लेकिन हमारे दुश्मन पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें नीचा दिखाने की। शायद तुम्हारे दुश्मन ये भूल रहे हैं कि प्रगति ने सिर्फ नीचे दिखाना सीखा है, नीचे देखना नहीं। प्रगति, मैं तुमसे कहता हूं कि जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। थैंक यू राजेश। May I come in? यस, प्लीज कम इन। कहिए। मैं गायत्री चौहान हूँ। गायत्री चौहान। अजित चौहान की माँ हूँ मैं। ओह आई सी। आइए बैठिए ना, बैठिए। ये राजेश है, मेरे दोस्त, मेरे सलाहकार, मेरे गाइड। नमस्ते। मैं इस तरह आने के लिए माफी चाहती हूँ। क्या कह रही हैं आप? दरअसल मेरे बेटे ने तुम्हारी इतनी तारीफ की कि मैं सोच में पड़ गई। आजकल के मॉडर्न ज़माने में भी हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी कल्चर पर चलने वाले लोग हैं। उसने मुझे ये भी बताया कि तुम औरत के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई कर रही हो। मुझे लगता है कि आपको मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही कहा गया है। नहीं बेटे, जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो सब मेरे बेटे ने मुझे नहीं बताया। मैं तो ये सब देखकर हैरत में पड़ गई हूँ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये सब करने की प्रेरणा तुम्हें किसने दी? प्रेरणा तो मुझे माँ से मिली। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, मैं सिर्फ 6 साल की थी और भाई तो गोद में था। तब से लेकर आज तक मैंने माँ को कभी बैठते हुए नहीं देखा। वो बस चलती रही। वो जिंदगी से कभी थकती नहीं थी। शायद चलना ही उसकी मंजिल है। बेटी, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहूंगी। मेरी माँ से? व्हाई नॉट? आप जब चाहे मिल सकती हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो। प्रगति जी, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ संजय, बोलो। प्रगति जी, विनोद और नम्रता सभा को लेकर कोई गहरी साजिश कर रहे हैं। मैं उनके करीब तो नहीं जा सकता, लेकिन उन पर कड़ी नजर रख रहा हूँ। विनोद सभा के जरिए डिजाइनर अवार्ड जीतना चाहता है। क्या? हाँ। सभा इस वक्त कहाँ है? उन लोगों ने उसे अपने दूसरे ऑफिस बुलाया। तुम उस पर कड़ी नजर रखो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। थैंक यू। आंटी, आई एम सॉरी, मुझे किसी काम के लिए जाना है। आप यहाँ पहली बार आ रही हैं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है कि... नहीं बेटे, मैं तो वैसे ही आ गई थी बिना किसी अपॉइंटमेंट के। और फिर तुम मेरी वजह से अपना काम थोड़ी रोक सकती हो। मैं फिर कभी आ जाऊंगी किसी और दिन। ओके ओके। नमस्ते। बाय बाय। राजेश, तुम भी चलो मेरे साथ। विनोद साहब, मेरे कहने से आपने सभा को नौकरी तो दी थी, मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। नम्रता जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही और मैंने नहीं मानी? अरे इतना भरोसा तो मुझे आप पर है विनोद साहब। तो कहिए ना, क्या बात है? सबा बहुत शर्मीली और भोली भाली लड़की है। ये एक फैशन की दुनिया है। माना कि सबा कोई मॉडल नहीं है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ये मॉडल बने। ये तो बस डिजाइनर ही रहेगी। नम्रता जी, आप कहना क्या चाहती हैं? देखिए विनोद साहब, सबा ने इतनी जल्दी, इतने कम समय में अपनी काबिलियत से जो काम कर दिखाया है, उससे आपकी कंपनी को तो लाखों का फायदा होने वाला है ना। नम्रता जी, तो मैं इस बात से कहाँ इनकार करता हूँ, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड के फंक्शन में
मैं सिर्फ सबा की डिजाइन से इस्तेमाल करूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिर्फ सबा के डिजाइन से मुझे एक खिताब दिला सकते हैं। नम्रता जी, शायद सबा नहीं जानती कि डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड के फंक्शन के बाद सबा के डिजाइन इस मुल्क में एक नया इनकलाब पैदा कर देंगे। न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी सबा के डिजाइन और सबा मशहूर हो जाएंगे। नम्रता जी, जो सबा की पोजीशन होगी वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। विनोद साहब, ये सब तो होगा, मगर इससे हमारी सबा का क्या फायदा होगा? जितना बड़ा उसका नाम होगा, जितनी बड़ी इसकी पोजीशन होगी, उतने ही बड़े बड़े लोगों से इसका मिलना जुलना होगा, उठना बैठना होगा। उसके लिए जरूरी है कि इसके हिस्से का उतना ही रुपया भी इसे मिले। नम्रता जी, मैं इतना एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैंने सबा के बारे में सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि कंप्लीट प्लान भी बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि सबा जिस जगह रहती है उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर ले। माफ करना सर, शिफ्ट करने से आपका क्या मतलब है? सबा, जो पोजीशन तुम्हारी आज है उसे देखते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी जगह शिफ्ट कर लो। मगर सर, हम लोग इस पोजीशन में अभी नहीं है कि शिफ्ट कर लें। सबा, इसका पूरा इंतजाम मैंने कर लिया है। तुम फिलहाल कंपनी फ्लैट में रहोगी, वेल फर्निश्ड फ्लैट होगा और साथ में टेलीफोन फैसिलिटीज भी होगी। एक बार डिजाइनर ऑफ द ईयर अवार्ड में जीत लो, उसके बाद तुम्हें बंगला मिलेगा और बंगले के साथ साथ कार भी। मगर सर। नम्रता जी, आप सबा को समझाइए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो फर्म की रेपुटेशन के लिए कर रहा हूँ। आप समझो, कोई मुझसे पूछेगा कि टॉप डिजाइनर सबा कहाँ रहती है तो मैं क्या जवाब दूंगा कि वो क्या बताया तुमने, कहाँ रहती हो तुम? जी, इंदिरा नगर खेमजी की 4। ओ सबा, इंदिरा नगर, वो जगह तुम्हारे रहने के लायक नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बेटी, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं और तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। और हाँ विनोद साहब, आपने सबा की मुलाकात अधिकारी साहब से भी करवानी है ना? अधिकारी साहब? बेटी, वो जो बुजुर्ग थे ना उस दिन विनोद साहब के साथ, वो बहुत बड़े ऑफिसर हैं। तुम्हें अधिकारी साहब से मिलना ही होगा। जी, मैं जरूर मिलूंगी उनसे। ओह ग्रेट, तो इसी बात पर एक कप चाय हो जाए? जी हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब चाय पियेंगे, मंगवाइए। हेलो संजय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ प्रगति जी। तुमने फोन पर कहा था कि वो सबा को कहीं लेकर गए हैं। हाँ प्रगति जी, मुझे डर इस बात का था कि कहीं सबा को लेकर वो नम्रता के आश्रम में न पहुंच जाए। लेकिन वो सबा को कहाँ लेकर गए हैं? विनोद के नए ऑफिस में। नए ऑफिस में? हाँ प्रगति जी, आजकल अवार्ड फंक्शन की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। नए नए लड़कियां विनोद ठाकुर को मिलने आती हैं, इसीलिए उसे नया ऑफिस दे दिया। लेकिन सबा को यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? अब तक तो नहीं है, लेकिन चंद रोज में हो सकता है। रुपए और नाम का लालच देके वो सबा को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबा उन लोगों से अनजान है, इसलिए मुझे डर इस बात का है कि कहीं उसे रिझाने में कामयाब ना हो जाए। हेलो संजय, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ प्रगति जी। तुमने फोन पर कहा था कि वो सबा को कहीं लेकर गए हैं। हाँ प्रगति जी, मुझे डर इस बात का था कि कहीं सबा को लेकर वो नम्रता के आश्रम में न पहुंच जाए। लेकिन वो सबा को कहाँ लेकर गए हैं? विनोद के नए ऑफिस में। नए ऑफिस में? हाँ प्रगति जी, आजकल अवार्ड फंक्शन की तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही हैं। नए नए लड़कियां विनोद ठाकुर को मिलने आती हैं, इसीलिए उसे नया ऑफिस दे दिया। लेकिन सबा को यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? अब तक तो नहीं है, लेकिन चंद रोज में हो सकता है। रुपए और नाम का लालच देके वो सबा को शीशे में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबा उन लोगों से अनजान है, इसलिए मुझे डर इस बात का है कि कहीं उसे रिझाने में कामयाब ना हो जाए। इसका मतलब है कि हमें सबा को इन बातों के बारे में खबरदार करना होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। सबा ये नहीं जानती कि विनोद और नम्रता किस किस्म के लोग हैं, इसीलिए वो उनके बहकावे में आ सकती है। संजय, तुम सबा पर नजर रखते रहना प्लीज। ठीक है, चलते हैं। ओके।
नम्रता जी, आज का दिन हमारे लिए और सबा जी के लिए बहुत अच्छा दिन है। सबा, जिंदगी में हर इंसान को थोड़ा तकल्लुफ से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जी तकल्लुफ? हाँ, तकल्लुफ। अब देखो ना, लोग खामा-खा तकल्लुफ करते हैं। जो बात करनी होती है या कहनी होती है वो कर नहीं पाते, और जब बात करनी पड़ती है तो वक्त निकल जाता है। तो एक शायर ने कहा है कि है जोक, तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, आराम से वो है जो तकल्लुफ नहीं करते। अरे बेटी, तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं अभी बनाती हूँ। नम्रता जी, सबा ने क्या चाय बनाई है, बड़ी टेस्टी चाय। टेस्टी क्यों नहीं होगी, आखिर सबा के हाथ की बनी हुई चाय है ना। हाँ नम्रता जी, प्यारों की तो हर बात प्यारी होती है। अब देखो ना, बातों बातों में मैं काम की बात ही भूल गया। सबा, ये इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है सर? नम्रता जी, सबा को पहले समझा दीजिए कि वो मुझे सर कहकर ना पुकारे। विनोद साहब, अभी सबा नई नई है, धीरे धीरे जब आपको समझ जाएगी तो इसकी आदतें भी आपके मुताबिक बदल जाएंगी। सबा, ये फ्लैट के पेपर्स है, तुम यहाँ पर दस्तखत कर दो और तुम फ्लैट में जा सकती हो। मगर विनोद साहब ठीक ही तो कह रहे हैं बेटी। अब देखो ना, कौन किसी के लिए इतना करता है, और जिस जगह तुम रहती हो वो जगह तो तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी। दस्तखत कर दो बेटी, और यूं समझो कि ये खुशहाली की तरफ तुम्हारा पहला कदम है। नहीं आंटी, मैं इस पर दस्तखत नहीं कर सकती। मगर क्यों? आंटी, मैं अभी इस लायक नहीं हुई हूँ कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर लूँ। मैं कुछ भी करती हूँ तो अपनी अम्मी से सलाह लेती हूँ, और फिर ये घर छोड़ने का फैसला मैं कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, घर छोड़ने का फैसला तुम अम्मी के बगैर नहीं कर सकती, लेकिन इस एग्रीमेंट पर दस्तखत करने का फैसला तो तुम्हारा अपना ही होना चाहिए ना। नहीं आंटी, मैं इस एग्रीमेंट पर दस्तखत अम्मी से पूछे बगैर नहीं कर सकती। देखो बेटी, आती हुई चीज को ठुकराना अच्छा नहीं होता है। आंटी, मैं किसी चीज को ठुकरा नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ अम्मी से इजाजत लेना चाहती हूँ। देखो बेटी, तुम्हारी अम्मी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी समझदार नहीं है वो। उन्होंने गरीबी और मुफलिसी में जिंदगी बिताई है। अगर तुम उस तरह की जिंदगी गुजारना चाहती हो तो उसमें तुम्हारा फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा बेटी। कैसी बात करती हैं आंटी? माँ कभी अपनी औलाद का नुकसान नहीं चाहती। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। अगर वो समझदार ना होती तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल ना बनाती। आंटी, मुझे गलत मत समझिए, मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करती हूँ, और हर औलाद को अपनी माँ की इज्जत करनी भी चाहिए। कहते हैं कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत होती है। विनोद साहब, मैं इस एग्रीमेंट पर दस्तखत जरूर करूंगी, लेकिन अपनी अम्मी से पूछने के बाद। ठीक है सबा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने तो अपने तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मैं तुम्हें तरक्की की सबसे ऊंची मंजिल पर देखना चाहता हूँ। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलती हूँ। नमस्ते। अरे बेटी, चाय तो पीती जाओ। जी, चाय फिर कभी पी लूंगी। नम्रता, ये इतनी भोली नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। हाँ विनोद साहब, लगता है इतनी मेहरबानियां देखकर डर गई है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, तीर अभी कमान में है। दूसरी बार जब मैं उसे यहाँ लाऊंगी ना, तो अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगी उसे। ऐसी चाय जिसे पीने के बाद ना उसका दिमाग अपने बस में रहेगा और ना जिस्म। उस नशे वाली चाय को पीने के बाद जब उसका नशा टूटेगा तो वो अपने आप को भी शायद ना पहचान सके। मेरा तजुर्बा है विनोद साहब कि हर आने वाली नई लड़की इसी तरह का तकल्लुफ करती है, मगर नम्रता की चाय पीने के बाद
बड़ी बेतकल्लुफ हो जाती है, और बेतकल्लुफ ही नहीं बेशर्म भी हो जाती है। आप थोड़ा सब्र कीजिए। नम्रता, तुम थोड़ा सब्र करने के लिए कह रही हो? मैं तो उसके लिए पूरी जिंदगी सब्र कर सकता हूँ। अरे सबा बेटी आ। क्या बात है बेटी, तू कुछ परेशान दिख रही है? हाँ अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ और उलझन में भी हूँ। सब ठीक तो है? तेरी नौकरी चाकरी तो ठीक चल रही है ना? समझ में नहीं आ रहा अम्मी कि मैं क्या करूँ। अभी अभी नौकरी लगी कि विनोद साहब ने 2000 तनख्वाह बढ़ा दी और अब वो मुझसे कह रहे हैं कि ये घर छोड़ के नए फ्लैट में जाना होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर छोड़कर दूसरे घर में कैसे जा सकते हैं हम? और फिर नया घर कहाँ से आएगा? वही तो बात है अम्मी, विनोद साहब नया फ्लैट भी दे रहे हैं। नया फ्लैट दे रहे हैं तुझे? हाँ अम्मी, वो कह रहे हैं कि मेरी पोजीशन ऊपर हो गई है, इसलिए वो मुझसे एक एग्रीमेंट पे साइन भी कराना चाहते थे। फिर बेटी? अम्मी, मैंने एग्रीमेंट पे दस्तखत नहीं किए। मैंने कहा कि सभी फैसले मेरी अम्मी करती हैं और ये फैसला भी मेरी अम्मी ही करेगी। पर मैं क्या करूंगी बेटी? और फिर मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं इन सब बातों को कैसे समझूंगी? लेकिन अम्मी, फैसला तो तुम्हें ही करना होगा कि मैं क्या करूँ। अगर मैं एग्रीमेंट पे दस्तखत नहीं करती तो विनोद साहब और नम्रता आंटी दोनों ही नाराज हो जाएंगे। नहीं बेटा, उन दोनों को नाराज करने का मतलब है हमारी बदनसीबी को फिर से दावत देना। एक मुद्दत बाद तो हम सबके चेहरे पर हंसी दिखाई दी थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई हम सबको। लेकिन बेटा, उस कागज पर क्या लिखा था ये तो तूने पढ़ा होगा। अम्मी, क्या लिखा है वो अहम नहीं है, सोचने की ये बात है कि वो लोग इतनी मेहरबान क्यों हो रहे हैं हम पर। क्या सिर्फ इसमें हमारा ही फायदा है? उनका भी तो फायदा होगा। और फिर मैं लड़की जात हूँ और विनोद साहब भले ही इतने अच्छे आदमी हैं तो मर्द। और फिर एग्रीमेंट पर दस्तखत करते वक्त ना जाने मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। अम्मी, मैं बहुत उलझ गई हूँ इस मामले में। बेटा, तेरी उलझन मैं तो नहीं सुलझा सकती, पर एक शख्सियत है जो तुझे इस उलझन से बाहर निकाल सकती है। कौन है वो अम्मी? अरे वो तेरी उस्ताद है, प्रगति। अरे हाँ अम्मी, प्रगति दीदी को तो मैं भूल ही गई थी। तो जा, जल्दी जा उसके पास, वो तुझे जो भी राय देगी सही देगी। अच्छा अम्मी, मैं अभी जाती हूँ दीदी के पास। या अल्लाह, मेरी बेटी नादान है, भोली है, उस पर रहम करना मेरे मौला। हम गरीबों का तू ही आसरा है। राजेश, मैं सोच रही थी कि इस डिजाइन को और इस डिजाइन को मैं अगले लाइन में इंक्लूड करूं। क्यों? आदाब बस प्रगति दीदी। आदाब सबा, आओ ना, आओ बैठो यहाँ। कैसी हो? अच्छी हूँ। ये है राजेश और ये है सबा। आदाब। याद है मैंने सबा के बारे में तुम्हें बताया था? ओह हाँ। क्या बताया था प्रगति दीदी आपने मेरे बारे में? कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारी तारीफ की। अच्छा ये बता, तू क्या पिएगी, ठंडा या गरम? आप जो पिला देंगे पी लूंगी। कॉफी। कॉफी चलेगी? दौड़ेगी। 3 कॉफी अंदर भेजना प्लीज। थैंक यू। अब बता, क्या बात है? कुछ खास काम था मुझसे? हाँ दीदी, मैं किसी ज़रूरी काम से आई थी आपके पास। हाँ बोली। प्रगति दीदी, मैंने आपसे बताया था ना कि मैं ठाकुर एंड ठाकुर में काम कर रही हूँ। हाँ बताया था। दीदी, उन्होंने खुश होकर मेरी तनख्वाह 2000 रुपये बढ़ा दी है। ये तो बहुत खुशी की बात है। इतना ही नहीं दीदी, विनोद ठाकुर कुछ इतने मेहरबान हो गए हैं कि वो मुझे अब फ्लैट देना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मुझसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहा और मैंने मना कर दिया। तूने मना क्यों किया? ना जाने प्रगति दीदी,
कि उनकी मेहरबानियाँ मुझे कुछ ज़्यादा लगने लगी और दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। और मैंने उनसे कहा था कि मैं अम्मी से पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करती, और जब मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलूं। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। सबा, मैं तुझसे एक बात कहूंगी, तू गौर से मेरी बात सुनेगी और मैं जो कुछ भी कहूंगी तू मानेगी भी। प्रगति दीदी, ऐसी कोई बात है जो मैं आपकी नहीं मानूंगी? जितना मुझे आप पर भरोसा है उतना किसी पर भी नहीं। सबा, तू बहुत खुश नसीब है कि तू वक्त पर यहाँ आ गई। तूने दूसरी लड़कियों की तरह देर नहीं की आने में। ये आप क्या कह रही हैं प्रगति दीदी? सबा, जब तूने मुझे उस दिन बताया कि तू विनोद ठाकुर के साथ काम करने वाली है, मैं उसी दिन तुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैंने तुझे उस दिन नहीं रोका क्योंकि मैंने सोचा कि शायद तू मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगी। शायद तू ये सोचेगी कि मैं तेरी कामयाबी से जलती हूँ। प्रगति दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सबा, अब कुछ भी समझाने से पहले मैं तेरे सामने एक ऐसी हकीकत रखना चाहती हूँ जिसे देखने और सुनने के बाद विनोद ठाकुर, नम्रता और जब्बार के मनहूस चेहरे तेरे सामने आ जाएंगे। दीदी, आप उनको जानती हैं? सिर्फ जानती ही नहीं, अच्छी तरह से पहचानती भी हूँ। मगर दीदी, वो लोग तो मेरी तरक्की चाहते हैं। नहीं, वो तेरी तरक्की नहीं चाहते। वो तेरी तरफ हर लड़की के जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं। नहीं नहीं प्रगति दीदी, वो लोग तो इतने बड़े हैं और आप उनके लिए। सबा, इनसे मिलो। ये फरीदा है। फरीदा? यानी? हाँ, ये तुम्हारी फूफी है। ये औरत मेरी फूफी है? हाँ, ये औरत तुम्हारी फूफी है। तो प्रगति दीदी, ये आपके यहाँ पर क्या कर रही हैं? ये मेरे ऑफिस में काम करती है। आपने ऐसी औरत को? अगर मुझे पता होता कि आपने ऐसी औरत को अपने ऑफिस में रखा है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। लगता है तुम्हारी अम्मी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ तुम्हारे बारे में। मेरी अम्मी ने सब कुछ बताया है, तुम कैसी औरत हो। तुम्हारे कारण मेरे अब्बा की जिंदगी बर्बाद हो गई, हमारा घर बर्बाद हो गया। बेटा, मैं उस दिन गई थी तुम्हारे घर पे तुम्हारी अम्मी से बात करने के लिए कि तुम जहाँ काम करती हो वहाँ इंसान नहीं भेड़िए रहते हैं, शैतान रहते हैं। सबा, फरीदा बिल्कुल ठीक कह रही है। प्रगति दीदी, आप इस जैसी औरत का साथ दे रही हैं जिसने अपनी इज्जत बेच दी। इस जैसी औरत को तो नहीं, मैं जैसी आज हूं मैं पहली वैसी नहीं थी। मैं भी तुम्हारी तरह मासूम और भोली भाली थी। मैं अपने भाई रशीद के साथ रहती थी, यानी तुम्हारे अब्बा के साथ। मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था, मैं भी भाई को बहुत चाहती थी। हम लोग बहुत गरीब थे। मैं चाहती थी मैं अपने भाई को सहारा दूं, उनकी गरीबी में हाथ बटाऊं, मैं भी कुछ काम करूं। मैं काम की वजह से घर से बाहर निकली। मेरी मुलाकात जब्बार से हुई। जब्बार? हाँ, जब्बार। वही मुझे नम्रता के पास लेकर गया था। नम्रता? हाँ, नम्रता, जिसे मैं तुम्हारी तरह शरीफ और नेक औरत समझती थी। उसने नौकरी की लालच दिलाई, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। मैं नादान थी, ना समझ थी, उसकी बातों में आ गई। बेटी, ये मेरी बदनसीबी है कि मैं अपने भाई की गरीबी तो दूर नहीं कर पाई, मैं खुद बदनाम हो गई। और ऐसी बदनाम हुई कि मैं अपने भाई को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रही। ये सब जब्बार और नम्रता की वजह से हुआ है। मैं एक शरीफ औरत आज नीच और गिरी हुई औरत बन गई। जब मेरे भाई को पता चला, मेरा भाई पागल सा हो गया। रशीद मास्टर कहलाने के बजाय
रशीद लफड़ा बन गया। बेटी, ये लोग दरिंदे हैं, शैतान हैं। पर अम्मी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बेटा, मैं यही बात कहने के लिए तुम्हारे घर पे आई थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने मेरी बातों पर यकीन ही नहीं किया। बेटा, मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता ना? मैं बताती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। नौकरी देते ही अचानक तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी होगी, तुम्हें घर का लालच दिया होगा, और भोली भाली लड़कियां उन लोगों की इस चाल को मेहरबानियां समझती हैं। हाँ, यही सब उन्होंने मेरे साथ भी किया, और अधिकारी साहब से वो मुझे मिलवाना भी चाहते हैं। वो कोई बड़ा ऑफिसर है। वो बड़ा ऑफिसर है? वो भेड़िया है। बेटी, शायद तुम्हें नहीं मालूम, उन्हीं लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ सबा, फरीदा अकेली उनका शिकार नहीं है, मैं भी उनके हाथों लुट चुकी हूँ। विनोद ठाकुर ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। मैं भी तेरी और फरीदा की तरह मासूम और भोली भाली थी। मैं उन लोगों को समझ नहीं पाई। वो नम्रता जो है ना, वो बहुत ही जलील और नीच औरत है। उसका जो आश्रम है वो एक ब्रॉथल हाउस है, जहां वो जिस्मों का व्यापार करती है। वो विनोद ठाकुर जैसे अय्याशियों को लड़कियां सप्लाई करती है, और उसे लड़कियां सप्लाई करने वाला जब्बार है। और तुम्हारा वो जो अधिकारी है ना, वो तो गिद्ध है, जो लड़कियों की इज्जत का गोश्त नोच नोच कर खाता है। एक सबा, बात अभी तक बिगड़ी नहीं है। प्लीज हमारी बातों पर यकीन कर, प्लीज। सबा, प्रगति और फरीदा के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं उसका गवाह हूं। मैं प्रगति को तब से जानता हूं जब से ये रतनपुर में रहती थी। मैं विनोद ठाकुर का दोस्त हुआ करता था। जब मुझे पता चला कि वो कितना कमीना और जलील इंसान है, मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें फरीदा के बारे में भी बताना चाहूंगा। जब प्रगति नम्रता के चंगुल में फंसी हुई थी, तब फरीदा ने ही अपनी जान पर खेलकर प्रगति को वहां से बचाया।